ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है सुप्रसिद्ध छायावादी कवि सुमित्रा नंदन पंत की जयंती के अवसर पर विशेष रूपक बरसो ज्योतिर्मयी जीवन। आलेख प्रोफेसर हरगोलाल गुप्त। प्रस्तुति डॉक्टर संजय सिंह वर्मा। बरसो ज्योतिर्मयी जीवन, जग की उर्वर आंगन में। बरसो ज्योतिर्मयी जीवन, बरसो लघु लघु तृन्तरु पर। हे चिर अव्यय चिर नूतन। ये मधुर स्वर है महाकवि पंत का, जो अपनी अमर रचना बरसो ज्योतिर्मय जीवन का पाठ कर रहे हैं। बरसो कुसुमों में मधुबन, प्राणों में अमर प्रणय धन। स्मृति स्वप्न अधर पलकों में। आधुनिक हिंदी साहित्य में कवि सुमित्रा नंदन पंत का आविर्भाव वासंती चंद्रमा के रूप में हुआ था। कवि ने अपने स्निग्ध कोमल स्वभाव से एक ओर कविता में प्रकृति का मार्दव बिखेरा, तो दूसरी ओर मन की प्रसुप्त शक्तियों को कविता के आंचल में बड़ी बारीकी से टांक दिया। खड़ी बोली में जब छायावाद का प्रभाव पूरे उबाल पर था, तब उनकी कविता सबसे आगे थी। पंत में कला का स्थान सबसे ऊपर है। शब्दों की कला, छंद की, लय की, ये कला पंत में सबसे ज्यादा है। साहित्य अकादमी के अध्यक्ष डॉक्टर विश्वनाथ प्रसाद तिवारी। दो विशेषताएं और आपको दिखाई पड़ेंगी, एक तो ऐन्द्रिकता और दूसरे चित्रात्मकता उनकी कविता में। यानी ऐन्द्रिय संवेदना, जो शब्द, स्पर्श और घ्राण या श्रवण वगैरह की जो कल्पनाएं, जो चित्र होते हैं, वो उनमें जो ऐन्द्रिय संवेदना है उनकी कविता में काफी है। कितनी सुंदरता बिखरी प्राकृतिक जगत में। ईश्वर टपक रही गिरि शिखरों से झर, लूट रही घाटी में लिपटी धूप छांव में निस्वर। फूलों की ज्वालाएं आंखें करती शीतल, मुकुल अधर मधु पीते गुंजन भर। मधुकर दल तितली उड़ती दूर कहीं पल्लव छाया में, रुक रुक गाती वनप्री कोयल। इनका जन्म कूर्मांचल प्रदेश के कौसानी ग्राम में 20 मई 1900 ईस्वी में हुआ। इनके जन्म के कुछ समय बाद ही इनकी माता की मृत्यु हो गई और पिता ने दीर्घ जीवन की मनौती मनाते हुए नवजात को एक गोस्वामी को अर्पित कर दिया और आप गोसाई दत्त कहलाए। नियति का वही परीक्षा काल था। माता ने अपने पुत्र को देखा ही नहीं दृष्टि भर के। वो 6 घंटे के उपरांत ही अपने मूर्छा में ही समाप्त हो गई। आप सुन रहे हैं समकालीन महान कवयित्री महादेवी वर्मा के विचार। धीरे धीरे ये बड़े हुए। 4 बहनें इनकी, 3 भाई थे, सबसे छोटे यही थे। इनको बहुत दुलार मिला, परंतु मातृहीन बालक को जब हम दुलार भी देते हैं तो उसमें एक दया तो होती है, एक करुणा तो होती है। बेचारा मातृहीन है। इससे पंत जी के स्वभाव में 2 परिवर्तन आए। एक तो उन्होंने प्रकृति को ही अपनी धात्री, अपनी माता माना। दूसरे, हर नारी के प्रति उनके मन में एक कोमल भावना जागी। माँ मेरे जीवन की हार, तेरा मंजुल हृदय हार हो, अश्रु कणों का ये उपहार। मेरे सफल श्रमों का सार, तेरे मस्तक का हो उज्जवल, श्रम जलमय मुक्तालंकार। मेरे भूरि दुखों का भार, तेरी और इच्छा का फल हो, तेरी आशा का श्रृंगार।
मेरे रति कृतिव्रत आचार, माँ तेरी निर्भयता हो नित, तेरे पूजन के उपचार। यही विनय है बारंबार, यही विनय है बारंबार। आरंभिक वर्षों में कवि ने प्रकृति के आंचल में रहकर ही काव्य रचना की और उद्घोषित किया, छोड़ द्रुमों की मृदु छाया, तोड़ प्रकृति से भी माया, बाले तेरे बाल जाल में कैसे उलझा दूं लोचन। ये हैं प्रसिद्ध साहित्यकार, लेखक और कवि डॉक्टर श्याम सिंह शशि। और हिमालय पुत्र क्या लिखेगा, वहाँ तो प्रकृति की गोद में वो विचरण किया है। उसने प्रकृति को केवल देखा ही नहीं बल्कि उसे जिया था। और फिर तो प्रार्थना के मृदुल स्वर भी रंगते चले गए प्रकृति प्रदाता उस अनंत को रिझाने में। नमन तुम्हें करता मन, हे जग के जीवन, ध्यान मौन प्रतिउर स्पंदन में स्मरण तुम्हें करता मन। तुम अंतर के पथ से आओ, चिर श्रद्धा के रथ से आओ, जीवन अरुणोदय संग लाओ, नव प्रभात युग नूतन। आज व्यक्ति के उतरो भीतर, निखिल विश्व में विचरो बाहर, कर्म वचन मन जन के उठकर, बने युक्त आराधन, नमन तुम्हें करता मन। पंत जी का जो प्रकृति चित्रण है, चाहे वो कौसानी और पहाड़ का जहाँ के वो मूलतः थे, उससे बहुत प्रभावित है। तो इसलिए वो एक जो अनुभव संभार था और प्रकृति का जो सीधा संपर्क था, उसका बहुत ही सृजनात्मक उपयोग उन्होंने अपनी कविता में किया है। आप सुन रहे हैं साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित कवि, लेखक और चिंतक अशोक बाजपेयी के विचार। सोन जूही की बेल नवेली, एक वनस्पति वर्ष हर्ष से खेली। तो अब इसमें वर्ष हर्ष का जो खेल है, पंत जी को शब्दों और अक्षरों पर बड़ी पकड़ थी। मैं जीवन में सोचता रहा, मैं जीवन में सोचता रहा, खोजता रहा, कभी ऊर्ध्वमुख फिर अंतर्मुख, कभी बहिर्जग में भी बहा, कभी बहिर्जग में भी बहा। अब लगता मैं अपने ही को खोजता रहा, व्यग्र निरंतर मेरा ही बहुमुख प्रसार था, बाहर भीतर ऊपर। जो पहला चरण है वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो पंत जी का मौलिक चरण है, जिसमें प्रकृति, प्रेम, सौंदर्य मुख्य रूप से आता है। आप हैं डॉक्टर विश्वनाथ प्रसाद तिवारी। पंत जी ने स्वयं लिखा है कि मुझे काव्य की प्रेरणा प्रकृति से मिली। उन्होंने बादल, चांदनी, तारा, जंगल, परिवेश, जो वर्णन उन्होंने किया है वहाँ का आप देखिए। लो चित्र सलभ सी पंख खोल, उड़ने को है चित्रित घाटी, यह है अल्मोड़े का बसंत, खिल पड़ी निखिल पर्वत पाटी। प्रकृति को कई बार वो रहस्य के उसमें भी ले जाते हैं, जैसे मौन निमंत्रण कविता उनकी है, एक तारा उनकी कविता है, और प्रकृति का नारी रूप में भी चित्रण करते हैं। खैच ऐचीला भ्रूसुर चाप, शैल की सुधियों बारंबार, हिला हरियाली का सुदकूल, झुला झरनों का झलमलहार, जलद पट से दिखला मुखचंद्र, पलक पल पल चपला के मार, भग्न उर पर भूधर सा हाय, सुमुखी रख देती हो साकार, सुमुखी रख देती हो साकार। निश्चय ही कवि ने पहाड़ों, गांवों और मन के उद्वेगों तथा गहन आंतरिक आकुलता को वाणी देकर जिस सघनता के साथ काव्य में उतारा है, वो हर दृष्टि से प्रशंसनीय और श्लाघ्य है। आप हैं साहित्य अकादमी के पूर्व सचिव, लेखक और चिंतक प्रोफेसर इंद्रनाथ चौधरी। उस एकांत में भी वो हर तरह की आवाज सुन लेता था, यहाँ तक कि ठीक सांझ के वक्त जब कलियां चटक के फूल बन जाती है, उसमें एक आवाज होती है, उस आवाज को भी वो सुन लेता था। इसीलिए अज्ञे ने कहा था कि ये स्वर सिद्ध कवि है। मगर उस एकांत में वो ढूंढता किसको था, सवाल ये भी तो उठता है। और जो दूसरी चीज उसके काव्य साहित्य में हमें दिखाई पड़ता है, वो अज्ञात के प्रति आकर्षण,
माँ की भी बड़ी भूमिका है। इच्छा भी होती थी कि आकाश के पते पर वो एक चिट्ठी लिखे। नन्हे बालक गोसाई दत्त के अंतर्मन में अपनी मां को खोने की पीड़ा शायद इतना घर कर गई थी कि वो चर अचर में केवल अपनी मां को ही खोजता, प्रकृति के विराट रूप में केवल अपनी मां को ढूंढता। वो अज्ञात, क्या वो मां थी? संतान को जन्म देने में प्राण दे देती है, तो जन्म तो सभी का किसी माता की पीड़ा है। और इसने उनके मन को इतना आंदोलित किया था कि उनकी कितनी कविताएं आप देखेंगे, मुक्त करो नारी को मानव मुक्त करो। महादेवी वर्मा ने शायद अपने भ्राता के काव्य में छिपे प्रकृति प्रेम के कारण को पहचान लिया था। और इसी तरह अपने रूप को उन्होंने बनाया। घने लहरे रेशम से बाल, धरा मैंने सिर पर देवी तुम्हारा ये स्वर्गिक श्रृंगार। और मैं समझती हूँ कि उनकी माता नहीं रही तो पूरी पृथ्वी ने मानो उनको माता बन के अपने अंक में ले लिया। स्त्रियों के प्रति पंत का संभाव, स्त्री स्वातंत्र्य और सामंत युगीन दास्ता से मुक्ति भी आपके साहित्य में मुखरित हुई है। सदाचार की सीमा उसके तन से है निर्धारित, पूत योनि वह मूल्य धर्म पर केवल उसका अंकित। वो समाज की नई इकाई, शून्य समान अनिश्चित, उसका जीवन मान पर नर के है अवलंबित। योनि नहीं है रे नारी, वो भी मानवीय प्रतिष्ठित, उसे पूर्ण स्वाधीन करो, वो रहे न नर पर अवसित। पंत की रचनाओं में अंतर्दृष्टि और संवेदनशीलता उनके भाव पक्ष को गहराई तथा विविधता प्रदान करती है। पंत की रचनाओं में समाज के यथार्थ के साथ साथ प्रकृति और मनुष्य की सत्ता के बीच टकराव भी दिखता है। कुछ छंद ग्राम्य में संकलित उनकी कविता संध्या के बाद से। दीप शिखा सा ज्वलित कलश, नभ में उठकर करता नीराजन। तट पर बगुलों सी वृद्धाएं विधवाएं जप ध्यान में मगन। मंथर धारा में बहता जिनका अदृश्य गति अंतर रोदन। दूर तमस रेखाओं सी उड़ती पंखों की गति सी चित्रित। सोन खगों की भांति आर्द्र ध्वनि से नीरव नभ करती मुखरित। स्वर्ण चूर्ण सी उड़ती गोरज, किरणों की बादल सी जलकर। सनन तीर सा जाता नभ में, ज्योतित पंखों कंठों का स्वर। लौटे खग गायें घर लौटी, लौटे कृषक श्रांत श्लथ डगधर। छिपे गृहों में म्लान चराचर, छाया भी हो गई अगोचर। बत्ती जला दुकानों में, बैठे सब कस्बे के व्यापारी। मौन मंद आभा में हिम की ऊंघ रही लंबी अंधियारी। कविवर पंत का काव्य प्रवाह प्रकृतिवाद और रहस्यवाद से धीरे धीरे प्रगतिवाद फिर राष्ट्रवाद की ओर गतिमान होता है। समकालीन कवि डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन। युगांत के द्रुत झरो जगत के जीर्ण पत्र, गा कोकिल बरसा पावक कण, बढ़ो अभय विश्वास चरणधर में क्या समग्र राष्ट्र के लिए ही क्रांतिकारी आह्वान नहीं है? युगवाणी और ग्राम्या में पंत जी अधिक खुलकर राष्ट्र के गायक के रूप में आगे आते हैं। चरखे पर भी उन्होंने कविता लिखी। उनका दृढ़ विश्वास है कि भारत का भविष्य तब तक उज्जवल नहीं होगा जब तक वह मध्ययुगीन मनोवृत्तियों से निकलकर आधुनिकता को ना अपनाए। उनका राष्ट्रगान जन भारत हे बहुत बार रेडियो पर सुना जाता है। जन भारत जन मन अभिमत, जन गणतंत्र विधाता, जन गणतंत्र विधाता।
साहित्य के नए युग के प्रवर्तक के रूप में जाने जाते हैं। इन्होंने कई काव्य संग्रह भी लिखे। इनमें वीणा, पल्लव और गुंजन छायावादी शैली में सौंदर्य और प्रेम की प्रस्तुति हैं। अपनी लंबी कला यात्रा के दौरान आपको चिदंबरा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ और साथ ही आपको सोवियत लैंड पुरस्कार, पद्म भूषण और साहित्य अकादमी पुरस्कारों से भी नवाजा गया। इस सरल हृदय महाकवि को गर्व तनिक भी छू न गया था। अपना संस्मरण साझा कर रहे हैं अशोक बाजपेयी। परिमल का इलाहाबाद में रजत पर्व था और उसमें मैं भाग लेने गया था। पंत जी बैठे थे, उसमें सामने बैठे थे। मैं बहुत ही 27-28 वर्ष का युवक था। थोड़ी बहुत कविता लिखने के कारण जाना जाने लगा था। तो मुझे एक आयक बुला लिया गया। तो मैंने ये कहा कि अगर रचना की सार्थकता का निकष उसकी दृष्टि हो तो ये अपर्याप्त भी है, क्योंकि रचना की असली सार्थकता तो उसके ब्यौरों से तय होती है। और दुर्भाग्य से मैंने पंत जी का उस समय काव्य निकला था, महाकाव्य लोकायतन, उसका उदाहरण दिया और कहा कि उसमें जो प्रकट दृष्टि है वो सकल मानव के कल्याण की कामना करती है, लेकिन फिर भी ये महाकाव्य अप्रासंगिक क्यों लगता है। अब मैं हिम्मत करके ये बड़बोलापन कर तो गया। तो पंत जी ने कहा, तुमने बात तो दुष्टता पूर्वक की है लेकिन अच्छी की है। तो अब आप सोचें कि एक बड़ा कवि बजाय नाखुश होने के या नाराज होने के, उन्होंने मुझे ये कहा। कवि पंत न सिर्फ प्रकृति के कुशल पर्यवेक्षक थे, बल्कि उन्हें अध्ययन से भी बेहद लगाव था। महाकवि के साथ अपने अनुभव पर चर्चा कर रहे हैं डॉक्टर श्याम सिंह शशि। पुरानी बात है, शायद हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रिया का कोई अधिवेशन था। किसी एक सत्र में मेरा भाषण रख दिया गया था। हिंदी के प्रख्यात साहित्यकार श्री उपेंद्र नाथ अश्क से भी वहीं भेंट हुई थी। मैंने कहा, अश्क जी, आप तो प्रयागवासी हैं, पंत जी से बहुत अच्छा परिचय होगा, मुझे भी मिलवा दीजिए ना उनसे। और अगले दिन हम पंत जी के निवास पर विराजमान थे। पंत जी ने बड़े प्यार से हमें बिठाया। मैं कुछ और पूछूं कि स्वयं पंत जी ने ही प्रश्न किया, आप तो मानव शास्त्री भी हैं, और क्या क्या लिखते हैं। मैंने कहा, जी, हिमाचल के यायावरों पर डॉक्टरेट की थी, मार्गरेट मीड का नाम पढ़ा है, उनकी तरह विश्व यात्राएं की हैं। पंत जी ने ही प्रश्न किया, जी नहीं। मैंने कहा, तो फिर यायावरी अध्ययन अधूरा है। ये उनके शब्द थे। लेकिन मैंने राहुल सांकृत्यायन को तो पढ़ा, ये मैंने कहा। हाँ, राहुल जी का साहित्य प्रेरणा देगा। मार्गरेट मीड नृतत्व शास्त्री हैं और उन्होंने आदिवासियों पर बहुत काम किया है, ये उनके शब्द थे। मैं सोचने लगा, कितना ज्ञान है इस महाकवि के पास। मैं तो उसे केवल प्रकृति का चितेरा भर समझता था। पंत का काव्य जीवन निरंतर गतिमान रहा। एक बिंदु पर वो कभी अधिक काल तक नहीं टिके। पल्लव ने तत्कालीन हिंदी काव्य साहित्य में युगांतर उपस्थित कर दिया था। पल्लव के बाद उनकी वीणा और ग्रंथी रचनाओं ने काव्य जगत में उनकी स्थिति को और महत्वपूर्ण बना दिया। प्रोफेसर इंद्रनाथ चौधरी। पल्लव की जो उन्होंने भूमिका लिखी थी, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण लिटरेरी डॉक्यूमेंट है, जो उस समय के काव्य जगत को शैली, भाषा, पद, इन सब को लेकर एक बहुत गहरा विवेचन है। खड़ी बोली और ब्रज भाषा को लेकर एक इतना गहरा जो है एक आलोचना का स्वरूप उभर के आया है, जो उस समय का एक चार्टर बन गया था। ये निर्विवाद सत्य है कि जहां एक ओर पंत की ख्याति निरंतर बढ़ रही थी, वहीं दूसरी ओर उनके विरोधियों की संख्या भी निरंतर बढ़ती जा रही थी। काव्य क्षेत्र में ब्रज भाषा का आंचल छोड़कर खड़ी बोली में कविता करने वाले और नाना प्रकार के विचारों के मृदुल फूल खिलाने वाले इस कवि का कुछ आलोचक
मजाक उड़ाते, कुछ कटु व्यंग्य कसते और कुछ कुठाराघाती मनोवृत्ति का परिचय देते हुए उन्हें काव्य क्षेत्र से बाहर करने की चेष्टा भी करते। पर पंत ये विचार करके कि ये विरोध केवल विरोध के लिए ही किया जा रहा है, शांत बने रहे, हिमालय की तरह अडिग। जग पीड़ित है अति दुख से, जग पीड़ित रे अति सुख से, मानव जग में बट जावें दुख सुख से और सुख दुख से। मेरे मन के मधुवन में सुषमा के शिशु मुस्काओ, नव नव सांसों का सौरभ, नव मुख का सुख बरसाओ। आर्थिक संकट से गुजरते हुए उन पर इन सब बातों की अजीब सी प्रतिक्रिया हुई और वो बीमार पड़ गए। यक्ष्मा ने उन्हें घेर लिया, पर उनकी अदम्य प्राण शक्ति और सघन चिकित्सा ने उन्हें बचा लिया। इसके बाद पंत काला कांकर चले आए। यहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य और शांत वातावरण उन्हें बहुत रुचिकर लगा। उन्होंने पलाश वन के बीच एक टीले पर बने हुए छोटे से बंगले को अपने रहने के लिए चुना और उसका नाम रखा नक्षत्र। भारत माता ग्राम वासिनी, खेतों में फैला दृग श्यामल, शस्य भरा जन जीवन आंचल, गंगा यमुना में शुचि श्रम जल, शील मूर्ति सुख दुख उदासिनी, भारत माता ग्राम वासिनी। स्वप्न मौन प्रभु पद नत चितवन, ओठों पर हंसते दुख के क्षण, संयम तप का धरती सामन, स्वर्ग कला भूपथ प्रवासिनी, भारत माता ग्राम वासिनी। यूं तो लोक व्यवस्था और समाजवाद के लिए गांधीवाद को अपनाते हुए भी कवि ने अपने सामने खुले हुए रूपात्मक व्यक्त जगत की कभी उपेक्षा न की। तभी तो नंग धड़ंग दो बच्चे उन्हें अपनी ओर आकृष्ट कर लेते हैं। जल्दी से टीले के नीचे उधर उतर कर हैं चुन ले जाते कूड़े से निधियां सुंदर, सिगरेट के खाली डिब्बे पन्नी चमकीली, फीतों के टुकड़े तस्वीरें नीली पीली। पंत स्वभाव से आशावादी हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के मध्यांतर और भारत की पूर्ण स्वाधीनता से पहले सन 1941 में कवि लिखता है, मानव समाज का भविष्य मुझे जितना उज्जवल और प्रकाशमान जान पड़ता है, उसे वर्तमान के अंधकार के भीतर से प्रकट करना उतना ही कठिन लगता है। भविष्य के साहित्य को इस युग के वाद विवादों, अर्थशास्त्र और राजनीति के मतांतरों द्वारा इस संदिग्ध काल के घृणा, द्वेष, कलह के वातावरण के भीतर से अपनी वाणी नहीं देनी पड़ेगी। उसके सामने आज के तर्क, संघर्ष, ज्ञान विज्ञान, स्वप्न, कल्पना सब घुल मिलकर एक सजीव सामाजिकता और सांस्कृतिक चेतना के रूप में वास्तविक एवं साकार हो जाएंगे। स्वाधीनता के उपरांत पंत ने आकाशवाणी से जुड़कर हिंदी प्रसारण को नई दिशा प्रदान की। उन्हें आकाशवाणी में लाने का श्रेय तत्कालीन उप महानिदेशक बालकृष्ण राव तथा डॉक्टर नगेंद्र जी को जाता है। भारतीय प्रसारण का इतिहास इस बात का साक्षी है कि किस प्रकार पंत के ज्योतिर्स्पर्श से रेडियो का वायुमंडल और अधिक ज्योतित हो उठा। रविंद्रनाथ की अपूर्व कल्पना वैभव तथा सौंदर्य बोध से प्रेरणा ग्रहण कर मेरे सृजन में संभवतः नए आयाम उदय हुए। आप सुन रहे हैं गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर पर आकाशवाणी में ध्वन्यांकित पंत की वार्ता के अंश। बात को रविंद्रनाथ जब स्वास्थ्य लाभ करने के उद्देश्य से सन 1934 की गर्मियों में 2 महीनों के लिए अल्मोड़ा आए, तब मुझे उनसे अनेक बार मिलने तथा उनका व्यक्तिगत परिचय प्राप्त करने का भी अविस्मरणीय सुअवसर प्राप्त हो सका। रेडियो में 7 वर्ष तक कार्य करते हुए पंत का कवि रूप निरंतर सजग और कार्यशील रहा। इस काल में उन्होंने रजत शिखर,
शिल्पी, सौवर्ण और अतिमा नाम से काव्य रूपकों का निर्माण किया। 1958 में उन्होंने कला और बूढ़ा चांद की सृष्टि की, जो कालजयी रचना थी। इस तरह छायावाद के बंधे घेरे से निकलकर पंत ने जगत की विस्तृत समूची भावभूमि पर स्वच्छंदता के साथ विचरण किया। उस निर्जन टीले पर दोनों चिलबिल एक दूसरे से मिल मित्रों से हैं खड़े मौन मनोहर, दोनों पादप सह वर्षा तप हुए साथ ही बड़े दीर्घ सुदृढ़तर। 28 दिसंबर 1977 को देश की बौद्धिक राजधानी प्रयाग में प्रकृति का ये पुत्र हमेशा हमेशा के लिए प्रकृति की गोद में समा गया। पंत के आधी सदी से भी अधिक रचना काल में आधुनिक हिंदी कविता का पूरा एक युग समाया हुआ है, जो हमारी महान विरासत है। महादेवी वर्मा। वे हमारे काव्य के वासंती वैभव हैं। वे सौंदर्य के कवि हैं, किंतु उनका सौंदर्य सीमित नहीं था। हरि दूप से लेकर अंतर मन तक वो व्याप्त था। पंत जी का दर्शन मानवता को उदात्त मानता था, और इसी तरह वो कहते हैं, जग के उर्वर आंगन में बरसो ज्योतिर्मय जीवन। बरसो सुख बन सुषमा बन, बरसो जग जीवन के घन, दिशि दिशि में ओ पल पल में, बरसो संस्कृति के सावन। बरसो ज्योतिर्मयी जीवन। सुप्रसिद्ध छायावादी कवि सुमित्रानंदन पंत की जयंती के अवसर पर अभी आपने ये विशेष रूपक सुना। आलेख प्रोफेसर हरगुलाल गुप्त, वाचन स्वर सुमन संजय अग्रवाल और मनोज माइंडकर, प्रतिभागी स्वर राजीव कुमार शुक्ल, भीम प्रकाश शर्मा और नीरज खरे। संपादन एवं प्रस्तुति डॉक्टर संजय सिंह वर्मा। केंद्रीय हिंदी रूपक एकांश द्वारा निर्मित ये रूपक आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।